Hi dear student, welcome to our YouTube channel HSC Commerce. My name is Professor राम जायसवाल। आज हम HSC Commerce का न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि मैथमेटिकल लॉजिक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। हमारा पहला पार्ट है स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं जो कि हम लोग ने ऑलरेडी स्कूल टाइम पे देखे हैं। फिर लॉजिक कनेक्टिविटी, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके जरिए हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिसमें से एक यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, एक नॉट का सिंबल दिख रहा है। उस सिंबल का इस्तेमाल करके हमारे नेक्स्ट वाला पार्ट भी हमें करना है जो कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव पे बेस है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट के कुछ पैटर्न्स हैं जो कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी यहाँ पर है। और लास्ट वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम, जो कि हमेशा हर एग्जाम्स में आपको 3 या 4 मार्क्स के आते रहते हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम देख लेते हैं कि हमने इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में। जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक वन, इसको मैं नेम किया है मैंने, जिसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू का हम देखने वाले हैं। हमने स्कूल टाइम्स में ही डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस देखे थे। इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा कि एसरेटिव सेंटेंस होते थे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते थे, इंपेरेटिव सेंटेंस होते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते थे। तो हमें तो इस बात का अंदाजा है कि एसरेटिव क्या है। एसरेटिव मीन्स व्हाट? ऐसे सेंटेंस जो कि हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस ट्रू है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, उसको कुछ तो रिजल्ट होगा। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मीन्स व्हाट? जिसपे हम देखते हैं कि हाँ कुछ ओवर एक्साइटेड हुआ है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने एग्जाम्पल लिया है, व्हाट अ टैलेंटेड बॉय। कोई तो बॉय है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ये इससे आप पता कर सकते हो। थर्ड सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया है, गेट अप। तो मैं किसी पर्सन को बोल रहा हूँ कि गेट अप, खड़े हो जाओ, ठीक है, तो मैं आप पे ऑर्डर्स दे रहा हूँ या फिर उसको कमांड दे रहा हूँ कि आप गेट अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये सेंटेंस है जो कि इंपेरेटिव है। फोर्थ है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स व्हाट? ऐसे सेंटेंस जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, यानी कि फॉर एग्जांपल डू यू लाइक कॉफी, वहां पे हमेशा चेक करने के लिए सिंबल होता है हमेशा क्वेश्चन मार्क का। लास्ट है ओपन सेंटेंस। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक सेंटेंस देखा था, विराट इज अ कैप्टन। इसमें एक विराट जो है कैप्टन है, ये सेंटेंस प्रॉपर है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि विराट कैप्टन है, सेंटेंस भी है प्लस ये फैक्ट भी है, तो ये इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं? एसरेटिव। लेकिन इस केस में देखो, यहाँ पे एग्जांपल एक लिया मैंने, विराट इज बेस्ट कैप्टन। ये भी सेंटेंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि विराट बेस्ट कैप्टन है कुछ लोगों की नजरों में, सबकी नजरों में नहीं। कुछ लोग बोलेंगे हाँ विराट मेरा बेस्ट कैप्टन है, कोई बोलेगा कि नहीं MSD हमारा बेस्ट कैप्टन था, या फिर है वो, या फिर बन सकता है। तो सबकी अलग अलग ओपिनियंस है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पे हम ये सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। या फिर एक एग्जांपल लिया मैंने, ही लाइक टू राइड कार। अभी ही जो है कोई भी हो सकता है, मैं ही यहाँ पर बताया नहीं कि कौन है ये बंदा, ये आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, राइट। तो ही लाइक्स टू राइड कार। तो ऐसे सेंटेंस पे हम सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या है? ओपन सेंटेंस है। अभी यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया मैंने स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इनमें से किसको बोलना है हमें? स्टेटमेंट उन सेंटेंस को बोलना है जो कि एसरेटिव होते हैं, यानी कि जिसका ट्रूथ वैल्यू होगा, यानी कि वो सच होगा या फिर गलत होगा, उसका कुछ फैक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी एसरेटिव सेंटेंस है वो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, हाँ रहेगा या ना रहेगा, लेकिन रहेगा कुछ तो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट देख लिया। फॉर एग्जाम्पल विराट इज अ कैप्टन, ये स्टेटमेंट हम लोग मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ये स्टेज ये जो नीचे दिख रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटीग्रेटिव एंड ओपन सेंटेंस, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अभी ये तो स्टेटमेंट हम लोग बता दिया कि ये वाले टाइप जो होते हैं स्टेटमेंट होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि विराट इज अ कैप्टन, ये तो ट्रू है, राइट। तो हम ट्रू है तो उसको हम टी से डिफाइन करेंगे, टी से हम उसको शो करेंगे। अगर विराट कैप्टन नहीं होता तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। तो उसी के बेसिस पे हम अभी क्वेश्चन देखने वाले, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरफ से आपको पूछे जाएंगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई एंड आल्सो राइट ट्रूथ वैल्यू। मीन्स
पहले पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट है या नहीं है। सेकंड, अगर स्टेटमेंट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट अगर वो होगा सेंटेंस तो उसका ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड करना। अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कोई एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। पहला एग्जांपल है सन राइज इन द ईस्ट। तो इस एग्जांपल में हमें पता है कि सन जो है राइज होता है कहाँ पे, ईस्ट में। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, तो कंफर्म हो गया। कौन सा स्टेटमेंट है, सॉरी कौन सा सेंटेंस है, एसरेटिव। तो ये डिक्लेयर कर रहा है कि सन क्या होता है, ईस्ट में राइज होता है। सेकेंड थिंग, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी है, इसलिए मैंने ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे टी लिखी है। ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू होगी तो उसको मैं टी से डिफाइन करूंगा। ठीक है, अगर फॉल्स होगी तो मैं एफ से डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया सेकंड वाला मैंने, जो कि वाव नाइस कार। अभी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन हो रहा है, यहाँ पे एक सिंबल इस्तेमाल किया एक्सक्लेमेशन का, यानी कि कोई कार है जो कि बहुत नाइस है, बट वो कार कौन सी हमें नहीं पता। सेकंड थिंग, वो नाइस है भी कि नहीं है, उसने तो बोल दिया। सेकंड, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो फिर इसका ट्रूथ वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। थर्ड एग्जांपल है हमारा कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट द वर्क ये क्या बता रहा है यहाँ पे, कोई तो ऑर्डर दे रहा है किसी को वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑर्डर दिया तो स्टेटमेंट क्या है, इंपेरेटिव है। सेकंड, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो हम इसका ट्रूथ वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते। फोर्थ एग्जांपल है हैव यू डन। इसमें क्वेश्चन मार्क का एक साइन दिख रहा है हमें, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट नहीं है, डेफिनेटली क्या है फिर ये ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला हमारा है ही इज वेरी टॉल। अभी ही इज वेरी टॉल है, यहाँ पे हम पर्सन, जो ही यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ही कैन बी एनीवन, आप भी हो सकते हैं हम भी हो सकते हैं। तो ही किसके लिए इस्तेमाल किया है हमें नहीं पता। तो ऐसे वक्त में अगर हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है वो, तो हम इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। अगर इस ओपन सेंटेंस है तो वो स्टेटमेंट नहीं होता, और सेम यहाँ पर भी ट्रूथ वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम अपना सेकंड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इस चैप्टर का, तो जो कि हमें देखना है कि जो भी सेंटेंस है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नए वर्ड्स इस्तेमाल करने, कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करने। तो पहले यहाँ पे दिख रहा है कि एक कनेक्टिविटी इस्तेमाल किया गया है, एंड और कंडीशनल, बाय कंडीशनल। तो उसके लिए हमें जब जब हमको स्टेटमेंट में दिखेगा तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, सिंबल फॉर्म में। अगर एंड रहेगा तो हमें ऐसे इस्तेमाल करना है सिंबल, और रहेगा तो ऐसा सिंबल इस्तेमाल करना है। कंडीशनल मीन्स व्हाट, अगर ऐसा सिंबल आएगा, ये सिंबल जो है कंडीशनल का है, इसको हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीकेशन। तो इफ एंड देन जहां पर भी दिखेगा सेंटेंस में, समझ लेना आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना है सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त। जहां पर इफ एंड ओनली दिखेगा वहां पर आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एग्जांपल लिया गया मैंने, शुभम इज हैप्पी एंड रिच। अभी ये सेंटेंस जो है हमारा, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमें। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले हमें पता करना होगा कि सेंटेंस में कितने सेंटेंस छुपे हुए हैं। तो यहाँ देखना है कि शुभम हैप्पी भी है एंड रिच भी है। तो यहाँ पे मालूम पड़ा है दो सेंटेंस है जिसको कनेक्ट करने वाला यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, एंड। तो एंड के लिए हमें यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा दिस वन। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते वक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि शुभम इज हैप्पी, जो कि पहला सेंटेंस है, इसको मैंने पी अज्यूम किया है। सेकंड सेंटेंस जो है हमारा, जो कि शुभम इज रिच, ये सेकंड सेंटेंस बनता है, इसको मैंने क्यू अज्यूम किया है। अगर इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो इस पार्ट को तो मैंने पी मान लिया है, शुभम इज रिच इसको मैंने क्यू मान लिया है, दोनों भी सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला है एंड। तो एंड के लिए मैंने इस्तेमाल किया सिंबल जी दिस वन। सेकंड अब यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और वाला दिया ना, और वाला एग्जांपल यहाँ देखना है हमें। तो P और Q वाला एग्जांपल हमें देखना है। तो एग्जांपल लिखा है मैंने, आइदर शुभम इज हैप्पी और ही इज रिच। वो हैप्पी है या फिर रिच है, दो में से कोई एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल P एंड Q की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि मैंने सेंटेंस सेम ही लिखा है दोनों में भी। ठीक है, बस कनेक्टिविटी डिफरेंट रखी है यहाँ पे, वहाँ एंड था यहाँ पे और है। नाउ P शुभम इज हैप्पी, Q शुभम इज रिच। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते वक्त यहाँ पे जो कनेक्टिविटी इस्तेमाल की है बस उसी को चेंज करना पड़ेगा, और के जगह पे हमें ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, सिर्फ सिंबल्स। नेक्स्ट थर्ड हमें यहाँ पे इस्तेमाल किया हम लोग ने कंडीशनल वाला। तो कंडीशनल वाला एग्जांपल यहाँ पे है। तो कंडीशनल वाले एग्जांपल में हमेशा इफ देन दिखते ही हैं, देन नहीं दिखेगा तो एटलीस्ट इफ तो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल लिखा है इफ शुभम इज हैप्पी देन ही इज रिच। अगर वो हैप्पी है मतलब वो रिच है, तो यहाँ पे P एंड Q तो सेम ही रहेगा, सेंटेंस सेम है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते वक्त हमें इतना ध्यान रखना है कि जो सिंबल है हमारा
सिंबल के पहले हमारा पहला सेंटेंस आएगा यानी कि पी आएगा, और सिंबल के बाद में हमारा सेकंड सेंटेंस आएगा यानी कि देन के बाद वाला जो होगा वो क्यू होगा, देन के पहले वाला पी होगा। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिखा है कि स्पेशल केस है, लास्ट वाला देखना, शुभम एंड प्रिया एंड आर कपल्स। इस सेंटेंस में भी मैंने एक सिंबल इस्तेमाल किया है एंड, सॉरी एक कनेक्टिविटी इस्तेमाल किया है एंड। नाउ इस पार्ट में शुभम एंड प्रिया दो सब्जेक्ट को ऐड करने वाला यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया मैंने एंड। ऐसे में मालूम पड़ रहा है कि ये दो सब्जेक्ट है लेकिन सेंटेंस कितने यहाँ पे एक ही है। क्यों? हम ऐसा नहीं बोल सकते शुभम कपल है, प्रिया कपल है, हम ऐसे इंडिविजुअली नहीं बोल सकते, लेकिन हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं शुभम एंड प्रिया आर कपल। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा एक ही बनेगा, दो नहीं बनेगा। यहाँ पे जो कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो सब्जेक्ट्स के बीच में इस्तेमाल किया है। जब कभी भी ऐसा केस दिखेगा याद रखना वहाँ पे दो सेंटेंस नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। इसलिए मैंने शुभम एंड प्रिया को पी एज्यूम किया है और सिंबॉलिक फॉर्म में भी आंसर पी ही आएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल किया था मैंने, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के केस में करना क्या है आपको कि इफ एंड ओनली इफ ये दिखेगा आपको सेंटेंस में, तो इफ के पहले पहला सेंटेंस होगा हमारा और देन इफ के बाद में सेकंड सेंटेंस होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेता हूं मैं, ये इसके अकॉर्डिंग, इफ शुभम इज हैप्पी इफ एंड ओनली इफ ही इज रिच। इसका सेंटेंस ऐसा होगा, कैसा? शुभम इज हैप्पी इफ एंड ओनली इफ ही इज रिच, यानी कि पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, इस तरह से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं कि इसमें ट्रूथ टेबल के बारे में। तो हमने ट्रूथ वैल्यू क्या होती है हमने स्टार्टिंग में देखा कि किसी भी सेंटेंस का वैल्यू ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। नाउ अभी हम कंपाउंड सेंटेंस का भी ट्रूथ वैल्यू देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ट्रूथ टेबल होता क्या है वो देखना पड़ेगा। और ट्रूथ टेबल जानने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स है यहाँ पर है जो कि 4 मैंने यहाँ लिखे हुए, वो हमें ध्यान रखने हैं इस्तेमाल करते वक्त, सॉल्व करते वक्त। तो पहले यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो कि ऐसे सिंबल में दिखाता है। नाउ जब कभी भी अगर दो सेंटेंस है, दोनों भी सेंटेंस ट्रू होंगे अगर, तो ऐसे केसेस में आपको ट्रूथ वैल्यू टी डालना है, यानी कि ट्रू लिखना है, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स आएगा। सेकंड क्या है और में अगर दोनों भी सेंटेंस फॉल्स होंगे तो उस वक्त आपको फॉल्स आएगा ट्रूथ वैल्यू, अदरवाइज ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड इम्प्लीकेशन, जो कि हम लोग ने लास्ट टाइम में देखा। इम्प्लीकेशन मीन्स ऐसा वाला सिंबल, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहला जो सेंटेंस है वो ट्रू होगा, यानी कि उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। ऐसे केसेस में जो एंड स्टेटमेंट का आपका ट्रूथ वैल्यू होगा वो हमेशा फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। फिर नेक्स्ट है डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन मीन्स दोनों भी सेंटेंस सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि पहला वाला ट्रू है सेकंड वाला ट्रू नहीं है, तो ऐसे केसेस में फॉल्स आएगा आपका गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू। लेकिन अगर दोनों भी सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू सेम होता है टी, तो आंसर टी आएगा। अगर दोनों भी सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है, दोनों भी सेंटेंस अगर गलत है, देन आल्सो ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे टी आएगी। यानी कि डबल इंप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों भी गिवन सेंटेंस वो कि दोनों सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट होते हैं तो वो फॉल्स आता है। अब एक्चुअली में होता है कि हम यहाँ पे इस टेबल के जरिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रूथ टेबल बनाना है जैसे कि क्यू से स्टार्ट करने का है कि इसका एज्यूम करते हैं कि 4 वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, उसको अगर टॉस करते हो आप तो पहले वाले कॉइन में हो सकता है हेड आएगा, दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आ सकता है। फिर सेकंड टाइम ऐसा हो सकता है कि इसमें टेल है, इस पे भी टेल है, फिर हो सकता है इसमें हेड है, इस पे टेल है, इसमें टेल है, इस पे हेड है, ऐसे। यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज है। तो 4 पॉसिबिलिटीज है तो हेड एंड, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो समझो कि पहला कॉइन का है हेड टेल और सेकंड कॉइन का हेड टेल है। अगर हेड आता है तो मैं टी लिखता हूँ और वहाँ पे टेल आता है तो मैं फॉल्स लिखता हूँ। तो पहले यहाँ पहले वाले कॉइन का मैं पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ, ट्रू फॉल्स। एक बार ट्रू लिखो, एक बार फॉल्स लिखो, सेकंड टाइम फिर ट्रू फिर फॉल्स। फिर सेकंड वाला जो आपका कॉइन है उसका 2 बार ट्रू लिखो और 2 बार फॉल्स लिखो, यानी कि दोनों से को 4 पॉसिबिलिटी आ गए। पहले वाले में ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट, अभी दोनों भी केस में क्या इस्तेमाल किया बीच में, एंड वाला कॉन्सेप्ट। एंड वाला कॉन्सेप्ट मतलब अगर दोनों भी ट्रू हुआ देन ओनली ट्रू आएगा, अदरवाइज
फॉल्स आएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों भी ट्रू है, तो इसका गिवन सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे दोनों भी सेम नहीं है, सॉरी दोनों भी ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है ना। अभी ये सबको याद नहीं रहता है, तो एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस सिंबल को एक कबर्ड अज्यूम करते हैं। जैसे कि समझो कि कबर्ड है, दो पर्सन है, उसको अगर मैंने बोल दिया कि इस कबर्ड को उठाओ, तो दो पर्सन एक कबर्ड को उठा सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि अगर दो पर्सन उसको उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग कबर्ड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा सकते हैं, राइट। तो उस केस में ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। लेकिन अगर दोनों में से एक ने मना कर दिया कि नहीं मैं उस कबर्ड को उठाऊंगा ही नहीं, एक ने हाँ बोला, तो उठेगा क्या? नहीं उठेगा, इसलिए उसको ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। सेकंड केस में पहले वाले बंदे ने मना कर दिया कि नहीं कबर्ड को मैं नहीं उठाऊंगा, सेकंड वाले ने हाँ किया, इसलिए ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। एक से तो उठेगा नहीं। सेकंड नेक्स्ट, दोनों ने भी मना कर दिया कि मैं उस कबर्ड को उठाऊंगा, पिकअप ही नहीं करूंगा, तो अगर दोनों ही मना कर दिया तो वो कबर्ड डिस्प्लेस होगा ही नहीं, यानी कि ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट सिंबल आपको इस्तेमाल किया गया है और का ना। और मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे और का भी एक हम लोग नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी चेयर है, चेयर को एक बंदा उठा सकता है, राइट। तो अज्यूम कर लेते पहले, जो कि हम लोगों ने ट्रू फॉल्स लिखा है यहाँ पे, पहले कॉपी कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है। अभी इस केस में क्या बोला मैंने? और बोला तो चेयर का एग्जांपल लेने का। दोनों में से दोनों पर्सन बोल रहे हैं कि हाँ मैं चेयर को पिक करूंगा, यानी कि चेयर उठ जाएगा, राइट। तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। इस दोनों में केस में से सेकंड केस में एक पर्सन ने बोल दिया कि हाँ मैं चेयर को उठाऊंगा, यानी कि एक पर्सन रेडी है, यानी कि चेयर को उठा सकता है वो, तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। थर्ड केस में पहले वाले ने मना कर दिया, बट सेकंड वाले ने हाँ कर दिया कि हाँ चेयर को उठाऊंगा मैं, यानी कि वो उठा सकता है। लेकिन अगर दोनों ने ही मना कर दिया तो चेयर को उठाने वाला कोई नहीं, यानी कि फॉल्स आएगा। अभी यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे रूल लिखा है मैंने और का, एफ और एफ दोनों भी मना किया तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। देखो यहाँ पे वही दिख रहा है, दोनों ने मना किया तभी इसका फॉल्स आया, अदरवाइज बाकी केसेस में उसका ट्रू आया है। तो आप लाइव एग्जांपल से भी इसको याद रख सकते हो। बस इतना याद रखना है कि एंड के केस में आपको कबर्ड वाला एग्जांपल याद रखना है, और के केस में आपको चेयर वाला एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो थर्ड वाला जो हमारा सिंबल है वो है इम्प्लीकेशन। मैंने पीछे वाले सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था कंडीशनल, इफ देन वाला, ठीक है। तो वही वाला सिंबल है यहाँ पे इम्प्लीकेशन इस्तेमाल किया है, वहां पे कंडीशनल वर्ड इस्तेमाल किया था, इफ एंड देन वाला। नाउ इस केस में भी अगेन फिर से पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नाउ अभी इस केस में हमें याद रखने के लिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो कि एग्जाम देने जा रहा है, उसने स्टडी की है, स्टडी करने के बाद अगर वो एग्जाम देता है तो डेफिनेटली पास होगा। लेकिन उसने स्टडी नहीं की है और एग्जाम दिया तो हो सकता है पास भी हो, फेल भी हो सकता है। लेकिन अब समझ लो कि वो बंदे ने स्टडी की है लेकिन एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देता है और फेल हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर बंदे ने स्टडी की है तो डेफिनेटली पास होगा वो, राइट। तो इस केस में अगर मान लेता हूं कि दोनों बंदे ने पहला वाला पी मान लेता हूं कि उसने स्टडी की है, और क्यू मान लेता हूं कि उसका रिजल्ट आया है पास हो गया, ठीक है, या फिर फेल हो गया। टी उसने पढ़ाई की थी, टी उस यानी कि वो पास हो गया, तो पॉसिबल है, राइट। तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। सेकंड केस है कि उसने स्टडी की बट वो फेल हो गया, पॉसिबल है, नहीं है, फॉल्स। थर्ड केस है बंदे ने पढ़ाई नहीं की लेकिन पास हो गया, पॉसिबल है, पॉसिबल है, आगे पीछे वाले की दुआ हो जाएगी तो पास हो सकता है, राइट, कॉपी करके, तो ये भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट केस है स्टडी नहीं की, फेल हो गया, पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, नहीं पढ़ा, फेल हो गया। अभी यहाँ पे रूल पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक लेफ्ट में टी है, राइट में एफ है, तो उस वक्त क्या आएगा? एफ। देखिए यहाँ पे वही आया है, टी एफ एफ, अदरवाइज टी, ठीक है। यानी कि बस एक ही केस में आपका फॉल्स आया है, बाकी के केसेस में आपका ट्रू आया है। इसमें भी देखना एक ही जगह पे यहाँ पे फॉल्स आया है, सॉरी, ये ऊपर वाले केस में ट्रू आया है और इसमें सिर्फ एक ही जगह पे फॉल्स आया है, बाकी का अदर केसेस में ट्रू आया है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल लेना हमें,
अच्छा, ये डबल इंप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट एंड राइट में दोनों भी सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे टी देन टी, फॉल्स फॉल्स देन आल्सो टी, दोनों भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल सिंबल को हम मान लेते हैं कि कोई बंदा है, दो लोग हैं, दोनों की जुड़वा है। समझ लो कि पहले मैं इसका पॉसिबिलिटी लिख देता हूं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। दो बंदे हैं, दोनों भी क्या है, सेम है। अगर दोनों भी सेम है यानी कि दो सेम है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। दोनों भी सेम है क्या, नहीं है। सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा, सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, दोनों भी सेम है। अगर दोनों भी सेम है, यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ, तो इसका ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में आपको क्या याद रखना है, दोनों भी सेंटेंस में पी एंड क्यू सेम होना चाहिए यानी कि जुड़वा होना चाहिए। अगर दोनों भी सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं नेगेशन। अभी नेगेशन होता क्या, एक्चुअल में नोट ही होता है, यानी कि उसको सिंबल हम लोग यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, अभी ये नेगेशन अप्लाई करना है, मतलब क्या कि जो भी सेंटेंस दिया है आपको उसका अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। या फिर अगर कोई सिंबल आ जाता है जैसे कि लाइक ऐसे सिंबल्स, तो उसके ऐसे वक्त पे अगर नेगेशन मुझे करना है किसी सेंटेंस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे पी दिया है, कोई सेंटेंस दिया है, मुझे उसका नेगेशन करना है, तो जस्ट मुझे हेल्पिंग पेयर के आगे नॉट लगा देना है। अगर कहीं पे पहले ऑलरेडी नॉट है तो उसको नॉट को हटा देना है। सेकंड, थर्ड, यहाँ पे अगर एंड आपको दिया है क्वेश्चन में तो आपको ये और वर्ड इस्तेमाल करना है। या फिर अगर एंड का सिंबल दिया है तो आपको उसके प्लेस पे और का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि उसका अपोजिट। कहीं पे इक्वल दिया है साइन तो आपको नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा, और अगर नॉट इक्वल टू दिया है आपको तो उसका अपोजिट आपको इक्वल टू शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो हाँ, ग्रेटर देन, कोई भी चीज देखा जाए तो हमेशा दो चीज होती है, कोई तो चीज अगर गुड होती है या फिर बैड होती है। लेकिन इनइक्वालिटी के टाइम्स पे, यानी कि ऐसे सिंबल जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक गुड होगा, बैड होगा, लेकिन यहाँ पे लेस, इक्वल एंड ग्रेटर, तीन चीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की वैल्यू है x इक्वल टू 5, तो हो सकता है कि x की वैल्यू 5 से कम भी हो सकती है, 5 के बराबर भी हो सकती है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं इनइक्वालिटी के टाइम पे। तो ऐसे केसेस में अगर सेंटेंस में दिया है कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी है, ग्रेटर है और इक्वल है, तो आपको अपोजिट के टाइम पे लेस देन लिखना पड़ेगा। और अगर आपको लेस देन इक्वल टू दिया है तो आपको ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है कि अगर यहाँ पे ग्रेटर दिया है आपको, अगर यहाँ पे ग्रेटर दिया है तो यहाँ पे लेस देन लिखना है आपको। ठीक है, और आपको लेस देन दिया है अगर, तो आपको यहाँ पे ग्रेटर लिखना है। लेकिन अगर दो सिंबल एक साथ इस्तेमाल कर लिया है उस वक्त भी आपको लेस देन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेस देन वाला अगर इस्तेमाल किया है तो ग्रेटर वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे अगर ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे टी दी गई है स्टेटमेंट में, तो आपको फॉल्स इश्यू को यूज करना है। अगर फॉल्स दिया है तो ट्रू इस्तेमाल करना है। नाउ यहाँ पे दो नए सिंबल इस्तेमाल किए मैंने, ये एंड ये, इसको बोलते हैं क्वांटिफायर। अच्छा, ये क्वांटिफायर में इसके लिए सेपरेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ समथिंग, एक्स रहेगा तो एक्स बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर वहां पे टीटा रहेगा तो मैं बोलूंगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टीटा। सेकंड, यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल किया नया वाला, ये, इसको बोलते हैं हम एटलीस्ट वन वैल्यू, या फिर देयर एग्जिस्ट, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जो कि आपके स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा शो करने के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वाला क्वांटिफायर आया यानी कि फॉर ऑल वैल्यू वाला, तो आपको एटलीस्ट वन वैल्यू वाला सिंबल इस्तेमाल करना है नेगेशन डालते वक्त। और आपको अगर एटलीस्ट वन वैल्यू वाला सिंबल आया यहाँ पे, तो आपको फॉर ऑल वैल्यू वाला सिंबल वहां पे रिप्लेस करना है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक सेंटेंस दिया है आपको जहां पे बोला है कि आपको नेगेशन फाइंड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट के। पहला एग्जांपल है चेन्नई इज इन महाराष्ट्र। हमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि चेन्नई महाराष्ट्र में है कि नहीं है, हमें ये मैटर नहीं करता यहाँ पर। हमें बस इतना करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है आपको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेन्नई इज इन महाराष्ट्र दिया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया है, तो आपको जस्ट उसके आगे नॉट लगा देना है। ट्रू है फॉल्स है यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट नेगेशन करो। नेक्स्ट एग्जांपल दिया यहाँ पे 4 + 2
नॉट इक्वल टू 5। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है उससे मैटर नहीं करता, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल किया है नॉट इक्वल टू, उसको हटाकर आपको इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई एग्री 4 + 2 6 होता है जो कि 5 के बराबर नहीं होता है, लेकिन हमें बस नेगेशन पे कन्वर्ट करना है, ट्रूथ वैल्यू पे हमारे लिए मैटर नहीं करेगी। थर्ड यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल किया है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 1 वैल्यू, तो मैं ऐसे रीड करूंगा एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में मतलब 1 2 3 4 5 क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, ठीक है। एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसका नेगेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि अगर एटलीस्ट बोला है तो आपको क्या करना है, फॉर ऑल वैल्यू के वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x + 2, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है ना, मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बताता है तो आपको उसके प्लेस पे क्या इस्तेमाल करना है, लेस देन। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है, बस हमें सिंबल्स को चेंज करना है अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंबल्स नहीं है लेकिन यहाँ पे सेंटेंस बना है ना, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है ही लाइक्स पेप्सी और थम्स अप, दो चीज का उसने जिक्र किया यहाँ पे, पेप्सी एंड थम्स अप। कनेक्टिविटी और दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये इस्तेमाल किया है क्या, नहीं दिख रहा है। एक जगह कनेक्टिविटी है बट सब्जेक्ट के आसपास भी एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रही है हमें, एस। वर्ब के साथ में मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया एस, यानी कि जब कभी भी आपको वर्ब के साथ में एस इस्तेमाल किया, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे नेगेशन करते वक्त मैं क्या लिखूं। अगर वहां पे एस दिया है सेंटेंस वर्ब के साथ में, तो हमेशा आपको जान लेना कि वहां पे डस हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है। जब कभी भी वर्ब के साथ में एस लिखा है तो समझ लेना वहां पे हेल्पिंग वर्ब डस छुपा हुआ है। और अगर यही वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड छुपा होता है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, ही लाइक्स पेप्सी, तो मैं इसका नेगेशन करने वाला हूं। ही के बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, डस, तो मैं उसका अपोजिट करूंगा डज नॉट। अभी नेगेशन कर दिया मैंने, डज नॉट लिख दिया, तो आपको ये एस हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एस जो है नीचे इस्तेमाल कर लिया है। तो यहां पे लिखूंगा ही डज नॉट लाइक पेप्सी। अगेन यहां पे और इस्तेमाल किया वर्ड मैंने, और के लिए क्या इस्तेमाल करना है आपको, एंड थम्स अप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है या फिर कनेक्टिविटी नहीं दिखती है सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको याद रखना है वर्ब के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है। तो यहाँ पे लाइक वर्ब है और उसके साथ में एस जुड़ा हुआ है, यानी कि वहां पे डस हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है। इसीलिए जब मैं नेगेशन करूंगा तो ही के बाद मैं डस के आगे डज नॉट लिखूंगा, और यहाँ पे जो एस इस्तेमाल किया गया था वो मैंने डस में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए एस यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लिखते वक्त नहीं लिखूंगा मैं। ही डज नॉट लाइक पेप्सी, और के लिए मैंने इस्तेमाल किया है एंड, और उसके बाद थम्स अप से। नेक्स्ट, अच्छा इस केस में मैंने बताया था अगेन सेम टाइप, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, वर्ब जो दिया है वो पास्ट टेंस में दिया है, यानी कि आप जो हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है वो डिड छुपा हुआ है। यानी कि आपको अगर लिखना है इसे नेगेशन करना है तो यहाँ पे डिड के आगे नॉट लिखना पड़ेगा, ही डिड नॉट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने जो पास्ट टेंस छुपा हुआ था डिड, उसका इस्तेमाल कर लिया। अगर मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया तो इसका वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है, दे डिड नॉट राइट लेटर। लाइक यहाँ पे मैंने एस का इस्तेमाल किया था डस में, तो लाइक का मैंने पहला फॉर्म लिखा। ट्रॉट में से डिड निकाल लिया तो इसका वर्ब का पहला फॉर्म लिखा, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना बस कि जब कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो चेक करो कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट टेंस है या फिर वर्ब के बाद में एस लगा हुआ है। एस लगा है तो डज नॉट लिखो, और अगर सेकंड फॉर्म में है तो डिड लिखो, ठीक है। और अगर डिड नॉट दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में तो डिड नॉट को पूरा हटा दो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दो। और अगर क्वेश्चन में डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट को पूरा हटा दो, एस जो है वर्ब के साथ जोड़ दो, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं,
जिसमें हम न्यू टॉपिक पे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव उसके ऊपर पढ़ने वाले हैं ना। हम लोग ने पहले ही सिंबल के बारे में पढ़ा है, जिसको हम लोग ने कंडीशनल, इम्प्लीकेशन ऐसे वर्ड से इस्तेमाल किया है। और मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको ये सिंबल दिखेगा, यानी कि वहां पे स्टेटमेंट में इफ देन रहता ही रहता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको इफ एंड देन दिखता है या फिर सिंबल दिखता है, उस केस में हम लोग इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अभी कन्वर्स होता क्या है? कन्वर्स का मीनिंग है प्लेस चेंज, या फिर जो पहले होता है वो बाद में आना चाहिए, जो बाद में वो पहले आना चाहिए, कन्वर्स का मीनिंग। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट पहले लिखा है तो उसको बाद में लिखना पड़ेगा, और जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने प्लेस चेंज। सेकंड, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया इनवर्स। इनवर्स का मतलब ही होता है नेगेटिव, यानी कि अगर आपको P टेंड्स टू Q या फिर P इम्प्लीकेशन Q दिया है, तो आपको दोनों भी स्टेटमेंट के आगे जस्ट नेगेटिव अप्लाई करना है, दोनों साइड में। थर्ड क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कि दो चीज यहाँ पर है। पहला है आपको कि दोनों भी स्टेटमेंट के आगे आपको नेगेटिव लगाना है। सेकंड, दोनों की प्लेस को चेंज करना है। देखो यहाँ पे Q पहले जगह चला गया और P सेकंड पोजीशन पे चला गया, और दूसरे का दोनों जगह पे उनके पहले नेगेशन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके? राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल पास। तो सबसे पहले इसको कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव निकालने से पहले जो हम लोग ने स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, तो उसको निकालने के लिए तो पहले लिख लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि पहले जो स्टेटमेंट है हमारा इफ ही वर्क्स हार्ड, सो P ही वर्क्स हार्ड, और हमारा Q सेकंड स्टेटमेंट ही विल पास। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे स्टेटमेंट को P एंड Q में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म P इम्प्लीकेशन Q। जब भी कभी भी आप क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपका सिंबॉलिक फॉर्म हमेशा P टेंड्स टू Q होगा या फिर P इम्प्लीकेशन Q होगा। आपको कन्वर्स करने बोला है, मतलब कन्वर्स का मीनिंग क्या है? आपको प्लेस चेंज करने हैं स्टेटमेंट के, जो सेकंड है उसको पहले करना है, जो पहले है उसको सेकंड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखे Q को पहले लिखा है, B को बाद में लिखा है, यानी कि स्टेटमेंट को इफ Q देन P। ना Q क्या है हमारा? ही विल पास, तो मैं Q की जगह पे लिखूंगा इफ ही विल पास। क्या अप्लाई करना है पे? देन, फिर पहले यहाँ पे P लिखना है। P क्या है हमारा? ही वर्क्स हार्ड। जस्ट मैंने P के जगह पे Q को लिखा है, Q की जगह पे P को लिखा है। नेक्स्ट है हमारा इनवर्स। इनवर्स में क्या है? इनवर्स का मीनिंग क्या है? जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें सेंटेंस के आगे आपको नेगेशन लगाना है, चाहे दो हो या फिर तीन स्टेटमेंट हो, कितने भी हो उसमें ना। यहाँ पे P दिया है, P हमारे क्या यहाँ पे? ही वर्क्स हार्ड, तो उसके पहले नेगेशन लगाना है, यानी कि इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, इम्प्लीकेशन हटा के क्या लिखना है? देन सेकेंड स्टेटमेंट के आगे भी नेगेशन लगाना है आपको, तो ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट लगाना उसके आगे, फिर पास ना। यहां पे मैंने पहले ही बेसिक थर्ड कॉन्सेप्ट में आपको सब सिखाया था कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको अगर एस दिखता है, यहां पे देखिए वर्ब के आगे एस लगाया हुआ है, तो नॉट करते वक्त आपको डस का इस्तेमाल करना है। तो मैंने नॉट करते वक्त यहाँ पे डस का इस्तेमाल किया है, डज नॉट, और यहाँ पे वर्क के आगे एस हटा दिया, वहां पे वर्क लिखा है। देन लिखने के बाद सेकंड जो स्टेटमेंट था हमारा ही विल पास, विल हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे नेगेशन भी आएगा दोनों स्टेटमेंट सेंटेंस के आगे, प्लस दोनों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि Q पहले आएगा, P बाद में आएगा, और दोनों के आगे नेगेशन। इफ ही, पहले क्यों लिखना है आपको? पहले क्यों लिखना है? ही विल नॉट पास, इम्प्लीकेशन हटा के आपको दे लिखना है, फिर P लिखना है,
नेगेशन ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है कि जब कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो होगा पहले फॉर्म में होगा तो नेगेशन करते वक्त अगर एस लगा हुआ है तो आपको डस वहां पे छुपा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है तो डिड हेल्पिंग वर्ब वहां छुपा हुआ है, तो डिड के आगे नॉट लगाना है और डस के आगे नॉट लगाना है। ठीक है। प्रीवियसली हम लोग ने ऑलरेडी ट्रूथ टेबल का छोटा सा डेमो देखा था बेसिक 2 और 3 में, और वहां पे हमने कनेक्टिविटी एंड ये जो और एंड वाला कनेक्टिविटी है वहां पे ट्रूथ टेबल कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ट्रूथ वैल्यू कैसे निकाल लिया हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। उसी रूल के बेसिस पे हमें ट्रूथ टेबल निकालना है, ट्रूथ टेबल की ट्रूथ वैल्यू निकाल लिया। सो मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर पी क्यू दिया है तो आपको ट्रूथ वैल्यू का टी कितनी बार लिखना है, फॉल्स कितनी बार लिखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ पे क्यू दिया है तो इस बिगिनिंग में क्या करना है कि आपको जो जितने भी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किए हैं पी क्यू या फिर जो कनेक्टिविटी इस्तेमाल की है उनके लिए पहले से अलग से कॉलम बना लेना है आपको। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल इस्तेमाल किया है पी एंड क्यू, ठीक। उसके बाद अगर 2 वेरिएबल को कनेक्ट करने वाला कोई वहाँ पे कनेक्टिविटी दिख रही है तो उसके लिए अलग से एक कॉलम बना लेना है। तो पी एंड क्यू के साथ में एक और कॉलम बन रहा है, तो पी क्यू भी ले लिया, पी एंड क्यू को ले लिया, आधा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि एक अलग पार्ट है, एक सेकंड पार्ट इधर पे दिख रहा है, यानी कि पी एंड क्यू और पी। इस तरह से मैंने 4 कॉलम बना लिए जिसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है इस टेबल में आ चुका है ना। ये लिखने के बाद में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको क्यू से स्टार्ट करना है। बिगिनिंग में ट्रू फॉल्स डाइस वाला मैंने कॉइन टॉस करने वाला एग्जांपल बताया था, इसमें से कि एक में हेड होगा, दूसरे में टेल होगा, एक में टेल होगा, दूसरे में हेड होगा, या फिर दोनों में हेड दोनों में टेल होगा, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी बनती थी अगर वहां पे 2 कॉइन होते थे। उसी तरह से यहाँ पे 2 सेंटेंस है तो यहाँ पर भी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें से एक ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 बार मैंने ट्रू बोला था लिखने के लिए, उसके बाद 2 बार फॉल्स बोला था। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एंड के लिए एग्जांपल ऑलरेडी बता के रखा था कबर्ड वाला, और के लिए मैंने चेयर वाला एग्जांपल बताया था। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, दोनों में मैंने क्या बताया था, अगर दोनों भी पर्सन एंड की केस में यानी कि कबोर्ड की केस में दोनों भी अगर हाँ बोलते हैं देन ओनली वो कबोर्ड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा। यानी कि अगर दोनों भी हाँ बोलते हैं तभी वहां ट्रू आएगा, अदर केसेस में वहां पे फॉल्स आएगा। यानी कि पहला केस देखो पी भी ट्रू दिख रहा है, यानी कि पहले वाला जो बंदा है पी वो भी बोल रहा है कि हाँ उस कबोर्ड को मैं डिसलोकेट करूंगा, दूसरा वाला बंदा भी बोल रहा है कि हाँ उस कबोर्ड को मैं डिसलोकेट करूंगा। यानी कि अगर दोनों भी बंदे बोल रहे हैं कि हाँ उस कबोर्ड को मैं उठाकर दूसरे प्लेस में ले जाऊंगा तो कबोर्ड ऑब्वियसली डिसलोकेट हो गई, राइट। लेकिन अगर एंड के केस में एक बंदे ने हाँ बोला दूसरे बंदे ने ना बोल दिया तो क्या वो कबोर्ड को डिसलोकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, फॉल्स। सेकंड थर्ड केस में भी ऐसे दिख रहा है, पहला वाला केस में बोल रहा है कि नहीं, लेकिन सेकंड वाला क्यों बोल रहा है कि हाँ मैं उसको डिसलोकेट करूंगा। तो एक हाँ बोल रहा है एक ना बोल रहा है, तो आगे यहाँ पे फॉल्स। और दोनों ने भी ये बोल दिया कि नहीं मैं उस कबोर्ड को मैं डिसलोकेट नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली यार अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ी ना कबोर्ड उठेगा, राइट। तो हमें एंड के केस में हमेशा कबोर्ड वाला एग्जांपल लिखना है जिसमें दोनों भी पी एंड क्यू रेडी होना चाहिए कि इस कबोर्ड को उठाने के लिए। नहीं होते तो फिर हमेशा आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट ये वाला केस का तो हम लोगों ने निकाल लिया वैल्यू, इतना वैल्यू निकाल लिया, टी का भी वैल्यू पता है। तो ये एंड ये किधर है? इधर है। टी किधर है? इधर है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी किसकी है? और की। तो इन दोनों में और की कनेक्टिविटी को हम लोग को यूज करना है। और मतलब मैंने चेयर वाला एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि अगर 2 बंदे में से एक ने भी हाँ कर दिया कि हाँ इस चेयर को उठाना है तो डेफिनेटली उस चेयर को उठाकर वो दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि पी एंड क्यू और पी इन दोनों में से अगर दोनों में से एक ने भी हाँ बोला तो हमारा ट्रुथ वैल्यू टी आना चाहिए। तो इन दोनों के केस में देखो टी टी, यानी कि इसका आंसर दोनों भी ने हाँ बोला है तो चेयर तो ऑब्वियसली उठाएंगे वो लोग। सेकंड केस में पी ने हाँ बोला है कि हाँ चेयर को डिसलोकेट करेंगे, लेकिन पी एंड क्यू मना कर रहा है, लेकिन एक ने तो हाँ किया है ना, यानी कि वो चेयर अकेला इंसान उठा सकता है। थर्ड केस में दोनों ने भी ना बोल दिया, यानी कि चेयर डिसलोकेट नहीं होगा। फोर्थ केस में दोनों ने अगेन ना कर दिया, अगेन फॉल्स।
ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले एग्जांपल देखते हैं। नीचे वाले एग्जांपल में देखना नॉट पी एंड नॉट क्यू दिया है, ठीक है। नॉट पी अगेन जिस तरह से पहले पी एंड क्यू का बना लिया हमने, उसी तरह से पी एंड क्यू का पॉसिबिलिटी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वाला आगे वाला प्रोसीजर करते हैं। तो पी एंड क्यू का हमने पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट कॉलम की बात आई। यहां पे मैंने बोला था कि जब कभी भी पी एंड क्यू के साथ में जो कनेक्टिविटी होगी उसके साथ में अलग से कॉलम बनाना है। तो यहां पे देख पा रहे हो कि पी के बाजू में एक नॉट लगा हुआ है, यानी कि नॉट पी का एक कॉलम बनेगा यहां पे। तो पी एंड क्यू के बाद नॉट पी का एक कॉलम बन गया। सेकेंडली क्यू का भी है, क्यू के साथ में भी एक नेगेटिव लगाया हुआ है, तो नेगेटिव क्यू का भी एक कॉलम बन जाएगा ना। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। दोनों भी पार्ट के बीच में है एंड, यानी कि दोनों की पार्ट के बीच में एंड है, तो इसके लिए अलग से एक कॉलम बन जाएगा नॉट पी एंड नॉट क्यू, ठीक है ना। हम लोगों ने पी एंड क्यू का ऑलरेडी निकाल के रखा है ट्रूथ वैल्यू, अज्यूम किया हम लोग ने ना। नॉट पी बोला है मतलब जो भी पी का ट्रूथ वैल्यू होगा उसका उल्टा लिखना है। तो पी का यहाँ पे ट्रू लिखा है तो यहाँ मुझे फॉल्स लिखना होगा। ट्रू लिखा है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली नॉट क्यू का देखना है, क्यू का उल्टा, यानी कि ट्रू लिखा है तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है आपको। इधर पे क्यू का फॉल्स दिख रहा है तो ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो हमने नॉट पी एंड नॉट क्यू का ट्रूथ वैल्यू निकाल लिया है। अभी दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे एंड दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंड का रिलेशन है। मतलब अगेन कपबोर्ड वाला एग्जाम्पल, यानी कि दोनों भी पर्सन उस कपबोर्ड को उठाने के लिए हाँ बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स दिख रहा है, यानी कि कपबोर्ड यहाँ पे डिसलोकेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने भी मना कर दिया, तो कपबोर्ड को अकेले नहीं उठा सकता। सेकंड वाले केस में नॉट क्यू ने हाँ बोला है कपबोर्ड को उठाने के लिए, लेकिन पी नॉट पी ने मना कर दिया है, यानी कि एक ने बोला है, एक अकेला नहीं उठा सकता कपबोर्ड को, तो फॉल्स ही आएगा। फिर अगेन पहले वाले ने हाँ बोला है, दूसरे वाले ने ना बोला है, तो कपबोर्ड डिसलोकेट नहीं होगा। इस केस में लास्ट केस में दोनों ने भी बोला है कि हाँ कपबोर्ड को उठाएंगे वो, यानी कि वो इजिली कपबोर्ड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा यहाँ पे इम्प्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी बताया था, इम्प्लीकेशन जिसको हम कंडीशनल ये बोलते हैं, या फिर इफ देन जो मैंने बताया था सेंटेंस में दिखता है। अच्छा पहले हम यहाँ पे पी एंड क्यू लिख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला फिर कि जो भी पी एंड क्यू होगा उसके साथ में जो कनेक्टिविटी होगी उसके अलग से कॉलम बनाना है। तो पी के बाजू में नेगेशन है क्या, हाँ यहाँ पे है, तो उसके लिए अलग से बना लेना है। क्यू के साथ में कहीं नेगेशन है क्या, नहीं है, तो उसका कॉलम नहीं बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद ये खत्म होने के बाद पी के साथ में क्यू के साथ के बीच में इम्प्लीकेशन है, तो इसके अलग से कॉलम बन जाएगा पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो ये पार्ट 1 का मैंने अलग से बना लिया। पार्ट 2 यहां पर है नॉट पी, तो पार्ट 1 के लिए एक बना हुआ है, नोट पी के लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम बना के रखा है। तो दोनों के बीच में कौन है, अगेन एंड है। तो पहले इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका निकालते हैं। नॉट पी मींस पी का उल्टा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देखो ट्रू है तो फॉल्स लिखा, ट्रू है तो फॉल्स लिखा, फॉल्स है तो ट्रू लिखा, फॉल्स है तो ट्रू लिखा। नेक्स्ट पी इम्प्लीकेशन क्यों बोला है, तो मैंने एग्जांपल दिया था, जब कभी भी इम्प्लीकेशन का एग्जांपल दिखेगा इफ देन वाला, तो मैंने एग्जांपल में क्या बोला था कि कोई बंदा है जो कि स्टडी करता है, एग्जाम देने जाता है, पास होता है या फेल होता है। अगर कोई बंदा वर्क हार्ड करके जाता है, पढ़ के जाता है, तो डेफिनेटली वो पास होगा। लेकिन किसी ने ऐसा बोल दिया कि नहीं उसने पढ़ा और फेल हो गया, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ऐसे केसेस में आंसर क्या आता है, फॉल्स। बाकी अदर केसेस में हमेशा ट्रू आता है। इम्प्लीकेशन में क्या बोला मैंने, अगर कोई बंदा पढ़ के जाता है तो फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस उसी केस के अलावा बाकी सारे केसेस में ट्रू आएगा। तो यहां पे देखो P यहां पर है, Q यहां पर है, तो T मतलब उसने स्टडी की है, Q मतलब वो पास हो गया, पढ़ता है पास हो जाता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कोई बंदा पढ़ के जाता है फेल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर पढ़ के गया तो डेफिनेटली पास होगा ही होगा, यानी कि इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अगेन यहाँ पे नहीं पढ़ता है पास हो जाता है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था पीछे वाले की दुआ, नहीं पढ़ा फिर भी पास हो गया, पॉसिबिलिटी है। फोर्थ यहां पे क्या दिया है, नहीं पढ़ा फेल हो गया, राइट ही है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहां पे नॉट पी
P एंड Q, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है यहाँ पे? एंड। अगेन कपबोर्ड वाला एग्जांपल, दोनों में से एक ने ना कर दिया तो कपबोर्ड जो है हमारा डिसलोकेट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो है लास्ट में आएगा आपका, ठीक है। देन इन दोनों में से दोनों ने भी ना बोल दिया तो डेफिनेटली कपबोर्ड डिसलोकेट नहीं होगा। दोनों ने हाँ बोला है तो ट्रू, दोनों ने अगेन हाँ बोला है तो कपबोर्ड डिसलोकेट डेफिनेटली होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अगेन P एंड Q को पहले प्रोबेबिलिटी वाला वैल्यू लिख लेते हैं हम, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला कि P एंड Q के आसपास कोई नेगेशन है तो उसके लिए कॉलम बना लो, तो कहीं पे नेगेशन नहीं है। दूसरा यहाँ पे साइन कौन सा दिख रहा है? इंप्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल दिख रहा है, तो पहले इंप्लीकेशन वाला ले लेते हैं P एंड Q। राइट साइड में भी Q इंप्लीकेशन P दिख रहा है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड का भी एक बना लिया है, राइट साइड का एक बना लिया है, दोनों के बीच में कौन है? बाय कंडीशनल, तो इसके लिए एक सेपरेट से बनेगा। तो ये वाला पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि एक मेरा A है और A के लिए मैंने क्या किया है? लास्ट कॉलम में प्लेस बना के रखा है कॉलम, ठीक है। अच्छा, फिर से जो ऊपर एग्जांपल बताया था, स्टडी किया, पास हुआ कि फेल हुआ, तो P इंप्लीकेशन Q मतलब यही है, C में आएगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू मतलब स्टडी किया पास हुआ, राइट। स्टडी किया फेल हो गया, पॉसिबल नहीं है। नहीं पढ़ा पास हो गया, राइट है। नहीं पढ़ा फेल हो गया, ये भी राइट है। नेक्स्ट, ये उसका रिवर्स है, Q इंप्लीकेशन P दिया है, मतलब इसको पहला रखना है फिर इसको बाद रखना है, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। उसने स्टडी किया पास हो गया, ट्रू है। फिर Q से फिर से P जाना है, नहीं पढ़ा पास हो गया, राइट है। पढ़ा फेल हो गया, पॉसिबल नहीं है। नहीं पढ़ा फेल हो गया, राइट है। दोनों के बीच में कौन है अभी? ये देखो, ये फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, ये वाला सेकंड वाला पार्ट है, इनके बीच में है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि जब ये बाय कंडीशनल होगा मतलब उसके लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में दोनों भी सेम होना चाहिए, चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो। लेफ्ट साइड में भी फॉल्स होना चाहिए, राइट साइड में भी फॉल्स होना चाहिए, तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। अगर एक साइड में लेफ्ट में फॉल्स है, राइट साइड में ट्रू है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। तो हमेशा ट्रूथ वैल्यू जो ट्रूथ वैल्यू दिख रही है लेफ्ट एंड राइट में वो सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों जुड़वा होना चाहिए। लाइक P एंड Q ट्रू है, Q टेंड्स टू P भी ट्रू है, दोनों भी सेम है, तो ट्रूथ वैल्यू भी T आएगी। इस केस में एक F है एक T है, दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो फॉल्स आएगा। डिफरेंट है, ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। अगेन ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो डबल इंप्लीकेशन में यही याद रखना है कि आपको लेफ्ट एंड राइट में दोनों भी सिंबल क्या होगा? सेम होना चाहिए, डिफरेंट होगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इस फाइनल रिजल्ट में एक और चीज बता देता हूं आपको, एक पैटर्न बन गया है यहाँ पे, दो ट्रू दो फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू, दो फॉल्स दो ट्रू, दो ट्रू दो फॉल्स। तो जब कभी भी आपको ट्रू एंड फॉल्स एक साथ दिखते हैं तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। क्या कहते हैं उसे? अगर ट्रू एंड फॉल्स दोनों एक साथ आ जाते हैं, मिक्सर आता है, अगर ट्रू एंड फॉल्स मिक्स आते हैं तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं कंटिंजेंसी, ठीक है। जैसे कि यहां पे ट्रू फॉल्स, इस केस में भी फॉल्स ट्रू, इस केस में भी फॉल्स ट्रू एंड यहां पर भी ट्रू फॉल्स। तो जब कभी भी आपका फाइनल रिजल्ट दोनों का मिक्सचर आता है तो कंटिंजेंसी बोलना है। लेकिन इन केस अगर फाइनल रिजल्ट मेरा अगर ट्रू आता, सब अगर ट्रू आता, ट्रू 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 ट्रू, तो ऐसे केसेस में हम उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। सब क्या होना चाहिए? ऑल ट्रू, ऑल सब ट्री होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और अगर फाइनल रिजल्ट में आपका सब कुछ फॉल्स आता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सब कुछ क्या यहाँ पे फॉल्स है, सब फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, सब ट्रू है फाइनल रिजल्ट में तो टॉटोलॉजी, अगर फाइनल रिजल्ट आपका मिक्सचर आता है तो कंटिंजेंसी बोलना है। इस तरह से तीन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने दो कंपोनेंट वाला यानी कि दो वेरिएबल वाला अभी तक एग्जांपल देखे। अब हम देखने वाले हैं कि जिसमें तीन वेरिएबल यानी कि तीन सेंटेंस ऐड होके रहते हैं,
तो तीन सेंटेंस तीन सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे ऐड करके दिए हुए हैं। तो एग्जांपल लिया मैंने, P एंड नॉट Q इम्प्लाइज R, इसमें तीन वेरिएबल इस्तेमाल किए, P, Q एंड R। तो हम लोग ने अभी तक जो केसेस देखे प्रोबेबिलिटी वाले, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में जब P एंड Q का हम सिखा रहे थे तो हम लोग ने क्या बताया था कि आपको अगर कोई कॉइन टॉस किया तो चार पॉसिबिलिटीज होते हैं, दो कॉइन टॉस किया साथ में तो चार पॉसिबिलिटी, अगर तीन कॉइन टॉस किया एक साथ में तो 8 पॉसिबिलिटीज आती है। कैसे? हेड 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 तीनों के रहेंगे, या फिर दो का हेड होगा एक का टेल, इसमें से दो का टेल होगा एक का हेड, इस तरह से 8 केसेस बनते हैं। उसी तरह से तीन वेरिएबल है तो यहाँ पे 8 केसेस बनने वाले हैं। तो करना कैसे है यहाँ पे, सेम जिस तरह से हम लोगों ने 2 के लिए किया तो उस तरह 3 के लिए भी करेंगे। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्या किया था हम लोग ने, उसके बाजू वाले को डबल कर दिया था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नाउ थर्ड वेरिएबल आ गया है तो यानी कि सेकंड वेरिएबल का भी डबल होगा, यानी कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। इस तरह से 8 केसेस बन गए यहाँ पर। नाउ अभी यहाँ पे सेकंड मैंने क्या बोला था, जैसे वेरिएबल को लेते हो तो कोई कनेक्टिविटी दिख रही है क्या नेगेशन वाली, तो Q वाली एक नेगेटिविटी का दिख रहा है यहाँ पर, तो Q के लिए अलग से एक बना लिया मैंने कॉलम, और Q का मुझे यहाँ पे नेगेशन करना है। तो यहाँ पे ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का अगेन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, अगेन फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू। नेक्स्ट नेगेशन वाला पार्ट खत्म होने के बाद दूसरा आया हमारा एंड का, यानी कि फर्स्ट पार्ट यहाँ का आपके क्वेश्चन का। तो P एंड नॉट Q, तो P एंड नॉट Q के लिए अलग से कॉलम बनाया मैंने। तो P हमारा यहाँ पर है एंड नॉट Q इधर पे, दोनों के बीच में केस कौन सा डाला है, एंड वाला, यानी कि अगेन कबोर्ड वाला केस। दोनों अगर रेडी होते हैं तो भी वहाँ पे आंसर T आता है, यानी कि अगर कबोर्ड को उठाने के लिए दोनों रेडी बोलते हैं देन ओनली कबोर्ड क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया है, पहला वाला P क्या बोल रहा है, ट्रू हाँ बोल रहा है, दूसरा वाला फॉल्स, यानी कि कबोर्ड यहाँ पे डिसलोकेट नहीं होगा, राइट, कबोर्ड नहीं उठाएंगे यहाँ पे। दोनों में से पहला वाला हाँ बोल रहा है, दूसरा वाला ना बोल रहा है, अगेन फॉल्स। दोनों केसेस में यहाँ पे ट्रू दिख रहे हैं तो ट्रू, अगेन ट्रू दिख रहे हैं तो ट्रू, दोनों भी ना बोल रहे हैं, दोनों भी फॉल्स बोल रहे हैं, तो आंसर इसका ट्रूथ वैल्यू F आएगा। अगेन यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है दोनों का तो फॉल्स आएगा आपका, एक ना बोल रहा है दूसरा वाला हाँ बोल रहा है तो अगेन यहाँ पे फॉल्स आएगा, दोनों भी ट्रू होना जरूरी है। लास्ट केस में भी सेम, पहला वाला फॉल्स बोल रहा है दूसरा वाला ट्रू बोल रहा है, यानी कि इसका भी फॉल्स आएगा। तो जरूरी है कि एंड के टाइम पे दोनों का भी ट्रू आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 केसेस में आया है। नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पे, P एंड नॉट Q, जिसका हम लोग ने ट्रूथ वैल्यू निकाल लिया है, टेंस टू या फिर इंप्लाइज टू R। तो R हमारा कहाँ है, ये, तो दिस इंप्लाइज दिस, आपको R इंप्लाइज दिस नहीं करना है, ये वाला पार्ट इंप्लाइज दिस करना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ठीक है, तो F इंप्लाइज T, यानी कि वो पढ़ता है, सॉरी नहीं पढ़ता है, फॉल्स मतलब नहीं पढ़ता है और वो पास हो जाता है, पॉसिबिलिटी है हाँ है, स्टडी नहीं किया फिर पास हो गया, हो सकता है। अगेन नहीं स्टडी किया फेल हो गया, ट्रू है, स्टडी करता है पास हो जाता है, ट्रू है। अगेन स्टडी करके जाता है लेकिन फेल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है तो फेल का यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगेन नहीं स्टडी करता है, अगेन पास हो गया, पॉसिबिलिटी है राइट, ट्रू है। नहीं स्टडी करता है फेल हो जाता है, फॉल्स ही आएगा। और यहाँ पे अगेन नहीं स्टडी किया पास हो गया, अगेन ट्रू। एंड लास्ट वाला केस स्टडी नहीं किया फेल हो गया, यानी कि फॉल्स। अगेन मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको लास्ट वाले रिजल्ट का आपको चेक करना है कि फाइनल रिजल्ट में ट्रू आया है कि फॉल्स आया है। तो दोनों यहाँ पे देखो ट्रू भी आया है फॉल्स भी आया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, यानी कि ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं हम कंटिंजेंसी। ठीक है।